एक दिन यशोदा देवी की कुछ सहेलियां आईं और कहने लगी कि यशोदा अपनी बहू से तो मिलवाओ। तो कृतिका ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ जरूर मिलिए, ऊर की परी जो है। इतने में रागिनी सबके लिए पानी लेकर आई। तो कृतिका ने कहा, देख लीजिए, यही है इस घर की बहू जिसको देखने का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हमारे क्लास की नहीं है, गांव से है ना। ये कपड़े भी मैंने इनको दिए हैं, वरना ये तो ऐसे कपड़े लाई थी कि काम वाली भी ना पहने। सबके सामने इस तरह मजाक उड़ता देखकर रागिनी के कदम जैसे भारी हो गए। इतने अपमान की उम्मीद तो उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। लेकिन फिर रागिनी ने अपमान का बदला इस तरह लिया कि सास नंद ने उसका बदला हुआ रूप देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कृतिका की नई नवेली भाभी जब नहाकर बाथरूम से निकली तो उसे देखकर कृतिका ने मुंह बिगाड़कर अपनी माँ से कहा, मम्मी देखो तो जरा इस गंवार ने क्या पहन लिया। घर में इतने मेहमान हैं, अरे सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसको पता है ना कि इसकी शादी शहर में हुई है, गांव में नहीं। तो कम से कम कपड़े तो तमीज के लेकर आती। तो कृतिका की माँ यशोदा जी बोली, कृतिका फिलहाल तू अपने ही कपड़े दे दे, इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो कृतिका को और भी गुस्सा आ गया। मम्मी मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं, कोई पटरी से नहीं खरीदे जो इस गंवार को दे दूं। अरे मेरे कपड़ों में इस गंवार की बदबू आ जाएगी और फिर मैं कभी पहन नहीं पाऊंगी। मेरे कपड़े इतने सस्ते थोड़े हैं कि इसके ऊपर वेस्ट कर दूं। इतनी दिक्कत है तो इसे बहू बनाकर क्यों लाई हो। यशोदा देवी ने लंबी सांस भरकर कहा, अरे तो फिर क्या करती, तेरा भाई कमाता ही क्या है। जो उसके लिए अच्छी लड़की मिलती, उसकी उम्र भी निकल रही थी, तो जो मिल रही थी वही बनाकर बहू बनाकर ले आई। कम से कम घर तो देखेगी। तू बस अपना कोई सूट इसको दे दे, सारे मेहमान देख रहे हैं, जल्दी कर। कृतिका गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और एक सूट लाकर बोली, लो यही है, बस दे दो इस महारानी को। और हाँ, मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं उतरन नहीं पहनती किसी की। यशोदा देवी ने लंबी सांस ली और सूट हाथ में लेकर बहू के कमरे में जाकर बहू से बोली, बहू ये जो तूने पहन रखा है ना, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे शहर में शादी हुई है तेरी, जरा सोच समझ कर कपड़े लाने थे ना। हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा पहनती है। ले, ये कृतिका का सूट है, इसे पहनकर बाहर आ जा। ससुराल में पहला दिन था और पहले ही दिन इतने अपमान भरे कड़वे शब्द सुनकर रागिनी टूट कर रह गई। उसके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने एक नज़र सूट को देखा और चुपचाप जाकर पहन लिया। उसके बाद रागिनी की पहली रसोई हुई और उसके हाथ का बनाया हुआ खाना सबको पसंद आया, मगर कृतिका ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अच्छा खाना बनाना भी एक क्लास की बात होती है। तेल मसाले भर देने से खाना अच्छा थोड़ी बनता है। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए, लेकिन कृतिका ने अपने ससुराल जाने से पहले कहा, मम्मी देखो, इस गंवार को मेरे घर तो लेकर मत आना। आप तो जानती हो ना मेरे ससुराल का स्टेटस। बेकार में मेरी जेठानी और देवरानी मेरा मजाक उड़ाएंगे। कृतिका की इस बात को रागिनी ने सुन लिया। सुनकर उसका दिल रो पड़ा और बोला, गांव की हूँ तो क्या, मुझसे इतनी नफरत है। गांव की लड़की पसंद नहीं थी तो फिर बहू बनाकर क्यों लाए। ये एक ऐसा सवाल था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। कृतिका तो चली गई, मगर रागिनी ने अपने ऊपर से गंवार का टैग हटवाने के लिए दिन रात एक कर दिए और खुद को घर के काम में झोंक कर रख दिया। वो हर काम दिल लगाकर कर रही थी, भले वह सास की सेवा हो या घर की देखभाल। समय पर उठती थी और सारे काम करती थी, मगर फिर भी सास की नज़रों में खुद को नीचा ही महसूस करती थी। बिल्कुल, ये बल्कि यशोदा देवी भी ताना देने से बाज नहीं आती थी। कुछ दिन बाद कृतिका मायके आई और जैसे ही रागिनी ने उसे पानी लाकर दिया तो वह उसको तिरछी नज़रों से देखकर बोली, अरे मम्मी, ये गांव का रंग ढंग कब तक चलेगा। आप कुछ समझाती नहीं हो क्या। ये शहर है, यहाँ ढंग से रहना पड़ता है। तभी अचानक कृतिका बोली, बहुत गर्मी हो रही है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर वह सीधी रागिनी के कमरे में चली गई और आवाज़ देकर बोली, भाभी ये एसी का रिमोट तो दो, पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दिया है। रागिनी चुपचाप जल्दी से आई और रिमोट ढूंढने लगी और उसको देते हुए बोली, लीजिए दीदी, आप ऑन कर लीजिए, मुझे इसे ऑन करना नहीं आता। यह सुनते ही कृतिका चिढ़कर बोली, कर दी ना फिर से गंवारों वाली बात।
अरे शादी को 1 महीना हो चुका है और तुम्हें एसी चलाना भी नहीं आता। तुम गांव से हो या जंगल से? रागिनी धीरे से बोली, दीदी गांव में एसी होते ही कहाँ है। फिर तो कृतिका ने मुंह टेढ़ा करके कहा, हाँ तुम्हारे गांव में तो लाइट भी नहीं होती होगी, तो फिर एसी कैसे चलाओगे? क्या बात है, गांव में लाइट तक नहीं और ख्वाब देख लिए शहर की बहू बनने के। यह कहकर रागिनी कृतिका जोर से हंसने लगी। रागिनी जानती थी कि कृतिका उसका मजाक उड़ा रही है। रागिनी को लगा कि उसके दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। वह चुपचाप वापस रसोई में जाने लगी तो पीछे से कृतिका बोली, ये वही सूट है ना जो मैंने दिया था? तो रागिनी के कदम रुक गए और उसने धीरे से कहा कि हाँ दीदी वही है। तो कृतिका ने फिर से हंसते हुए कहा, लगता है तुमने इसको ब्रश से घिस घिस कर धोया है। ब्रांडेड सूट का तो रंग उड़ाकर रख दिया, कमाल की गंवार हो तुम। बेचारी रागिनी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे बात बात पर कृतिका नीचा दिखा रही थी। उसने सोचा शायद कृतिका शाम तक चली जाएगी, मगर कृतिका तो 1 हफ्ते के लिए आई थी और यह जानकर रागिनी का दिल भारी हो गया। सोचने लगी कि अब 1 हफ्ता कृतिका की बातें सहनी पड़ेंगी। अब कृतिका हर रोज गंवार कहकर उसका मजाक उड़ा रही थी। रागिनी ने नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाए तो कृतिका बोली, आपके गांव में लोग यही खाते हैं क्या? अरे आपको उपमा पोहा ये सब बनाना नहीं आता क्या? मैं नहीं खा सकती इतना ऑयली खाना, मेरे लिए चीले बना दो। बेचारी रागिनी ने दोबारा से तैयारी की और कृतिका को चीले बनाकर खिलाए। लेकिन इतने पर भी कृतिका ने यशोदा जी से कहा, पता नहीं मम्मी आप इसको कैसे झेल रही हो, ना कोई क्लास है और ना कोई बोलने का तरीका। रागिनी देख रही थी कि इतनी बातें सुनकर भी यशोदा देवी अपनी बेटी से कुछ कहती नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको भी ऐसा ही लगता है और वह कृतिका को मौन सहमति देती हैं। फिर तो यह सिलसिला रोज का हो गया। कभी कृतिका उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाती तो कभी उसके काम करने के तरीके पर ताने कसती। भाभी ये गांव के स्टाइल में काम मत किया करो, पता नहीं इसमें शहर का चाल चलन कब आएगा। कृतिका की बातें उसको तोड़ रही थीं। मन में आता था कि कम से कम एक बार तो जवाब दे दे, मगर फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटी सबका दिल जीतने में समय लगता है, इसलिए ससुराल में सब्र रखना और कभी किसी को पलटकर जवाब मत देना। माँ की बात को निभाने के चक्कर में उसका दिल टूटता जा रहा था। एक दिन यशोदा देवी की कुछ सहेलियाँ आईं और कहने लगीं कि यशोदा अपनी बहू से तो मिलवाओ। तो कृतिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर मिलिए, हूर की परी जो है। इतने में रागिनी सबके लिए पानी लेकर आई तो कृतिका ने कहा, देख लीजिए यही है इस घर की बहू जिसे देखने का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हमारे क्लास की नहीं है, गांव से है ना। ये कपड़े भी इसको मैंने ही दिए हैं, वरना ये तो ऐसे कपड़े लाई थी कि काम वाली भी ना पहने। सबके सामने इस तरह मजाक उड़ता देखकर रागिनी के कदम जैसे भारी हो गए। इतने अपमान की उम्मीद तो उसने सपने में भी नहीं की थी। रागिनी पलटकर जाने को थी, मगर कृतिका ने सबके सामने कहा, अरे भाभी एसी चलाना सीख गई हो या नहीं? कृतिका की इस बात ने तो रागिनी को नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया। रागिनी को एसी की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं होती थी, तो उसने रिमोट पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा नहीं था कि उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। उसने धीरे से कहा कि हाँ दीदी मैं सीख रही हूँ। तभी यशोदा देवी की एक सहेली बोली, अरे यशोदा कम से कम बहू तो अपने क्लास की ले आती। तो यशोदा देवी धीरे से बोली, अरे क्या करूँ, रिश्ता हो ही नहीं रहा था, तो जो मिला सो ही सही। यशोदा देवी ने अपने बेटे की कम आमदनी का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि इससे उनके बेटे का मजाक जो बन जाता। कुछ दिन बाद कृतिका अपने ससुराल वापस तो चली गई, लेकिन रागिनी के दिल में गहरे जख्म छोड़ गई। उसके जाने से रागिनी को थोड़ी राहत तो हुई, मगर हर रोज गंवार कहलाया जाना सांस नहीं लेने दे रहा था। कुछ दिन बाद कृतिका का फ़ोन आया। उसने यशोदा देवी से कहा, मेरे देवर की सगाई तय हो गई है मम्मी, जो कि अगले हफ्ते है। लेकिन मम्मी एक टेंशन है। यशोदा देवी बोली, अरे घर में सगाई होने वाली है, ये तो खुशी की बात है, मगर टेंशन क्या है? तो कृतिका धीरे से बोली, मम्मी टेंशन की बात यह है कि आप भैया को तो लेकर आना, लेकिन प्लीज़ उस गंवार को मत लाना, नहीं तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरा मजाक बन जाएगा, क्योंकि आपकी बहू को तो पहनने ओढ़ने की तमीज़ तो है नहीं। ये सुनकर तो यशोदा देवी हकलाते हुए बोली, मगर कृतिका ऐसे कैसे हो सकता है?
उसको बिना लिए कैसे आऊँगी? तेरा भाई भी तो पूछेगा ना। लेकिन कृतिका ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मम्मी आपको भाई की पड़ी है और मुझे अपनी इज्जत की। आप मेरे ससुराल का स्टेटस जानती नहीं हो क्या? देवर के ससुराल वाले तो और भी हाई फाई हैं। वो गंवार कुछ भी पहन ले लेकिन गंवार ही लगती है। यहाँ आ गई तो लोग क्या कहेंगे और मैं कैसे कहूँगी कि ये मेरी भाभी है। आप मेरी इज्जत खराब नहीं करना चाहती तो उसे लेकर मत आना और भैया को भी समझा देना। अपनी बात पूरी करके कृतिका ने फ़ोन पटक दिया। यशोदा जी फ़ोन कटते ही सोचने लगी कि बेटे से क्या कहेंगी, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं होगा। रात को जैसे ही उनका बेटा पंकज ऑफिस से आया तो उन्होंने उसको अपने कमरे में बुला लिया और पास बैठा कर कहा, बेटा कृतिका के देवर की शादी तय हो गई है और 1 हफ्ते में सगाई है। हम सबको जाना है मगर कृतिका चाहती है कि उसकी भाभी ना आए। क्या है ना, क्योंकि बहू गांव की है और उसके ससुराल वाले बहुत ऊंचे स्टेटस के हैं। यह सुनकर पंकज अपनी बहन की सोच पर हक्का बक्का रह गया। वह अपनी तिलमिलाहट छुपा नहीं पाया और गुस्से में बोल पड़ा, मम्मी मेरी पत्नी के जाने से क्या कृतिका की बेइज्जती हो जाएगी? कृतिका की इज्जत है तो क्या मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं? ये क्या बात हुई कि भाभी को मत लाना? अगर सब जाएंगे तो वो भी जाएगी। यशोदा जी ने दरवाजे को देखते हुए फिर से दबी जुबान में कहा, बेटा तू कृतिका की बात नहीं समझ रहा। अरे वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बहू का रहन सहन देखा है ना, उसे तो ठीक से बात करना नहीं आता। ये सब लोग ये नहीं कहेंगे कि गंवार बहू क्यों ले आए? उसे वहाँ ले गए तो तेरी बहन का पारा हाई हो जाएगा। फिर तो पंकज गुस्से से उठ खड़ा हुआ, मम्मी मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे गांव की है तो क्या हुआ? उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती करोगे। वो जैसी भी है मेरी पत्नी है। उसके संस्कार कृतिका से कहीं ज़्यादा हैं। आप लोगों ने उसे इतनी बार गंवार कहा मगर बेचारी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने इतना मजाक उड़ाया लेकिन क्या कभी उसने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की? क्या कभी कोई अपशब्द कहा? गांव की है तो क्या इंसान नहीं है? गांव के लोग साधारण होते हैं तो क्या हर वक्त उसका मजाक उड़ाया जाएगा? इस बार पंकज की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रसोई में खड़ी रागिनी के कानों तक भी पहुंच गई। लेकिन यशोदा देवी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। आज जाकर रागिनी को तसल्ली हुई थी कि उसका पति इतनी मजबूती से खड़ा होकर उसका साथ दे रहा है। आज जाकर उसे समझ में आया था कि इस घर में कोई तो है जो उसे सम्मान देता है। लेकिन अगले ही पल रागिनी को ख्याल आया, क्या मैं वाकई कहीं जाने लायक नहीं हूँ? उधर यशोदा देवी ने कहा, बेटा ठंडे दिमाग से सोच। लेकिन पंकज की जोरदार आवाज आई, मम्मी जो गलत है वो गलत ही है। मैं अगर जाऊंगा तो रागिनी के साथ, वरना नहीं। और अगर किसी को यह स्वीकार नहीं है तो फिर भूल जाए कृतिका कि उसका कोई भाई भी है। यशोदा देवी की आंखें फटी रह गईं और वह तुरंत बोली, अरे बेटा तू अभी गुस्से में है, थोड़ा शांत हो जा। तो पंकज ने और भी ज़्यादा गुस्से में कहा, नहीं, कोई मेरी पत्नी की बेइज्जती करे और मैं शांत हो जाऊं? कान खोलकर सुन लो, रागिनी साथ जाएगी या फिर हम दोनों ही नहीं जाएंगे। इसके बाद तो यशोदा देवी के मुंह को जैसे ताला लग गया और घर में सन्नाटा पसर गया। कुछ दिन तक घर में सन्नाटा ही रहा और जब सगाई का दिन आया तो पंकज ने रागिनी से शाम को तैयार रहने को कहा। तो रागिनी बोली, पंकज आपकी दीदी नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं भी नहीं जाना चाहती। कहीं मेरे कारण उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, बेकार में मेरे जाने पर तमाशा हो जाएगा। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन पंकज ने उसके आंसू पोंछकर कहा, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है रागिनी। जो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं भी देखता हूँ आज कौन तुम्हारा मजाक उड़ाता है। बस जल्दी करो और तैयार हो जाओ। पंकज ने रागिनी को जिस तरह भरोसा दिलाया तो रागिनी को भी जैसे हिम्मत आ गई। वह बहुत अच्छे से तैयार हुई। अच्छा दिखने के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। तैयार होकर रागिनी इतनी सुंदर लग रही थी कि यशोदा देवी और पंकज उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाए। यशोदा देवी अपनी ही नज़र में शर्मिंदा हो रही थी कि किसे गंवार कहती थी। आज वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। यशोदा देवी को तो अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस तरह से उनका मुंह खुला रह गया था उसे देखकर तो पंकज भी मुस्कुराया था।
इसके बाद तीनों सगाई के लिए निकल पड़े और जब पहुंचे तो इतना बड़ा इंतजाम देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। कृतिका ने जैसे ही अपने भैया भाभी को देखा तो अपनी माँ से बोली, मम्मी आपसे नहलाने को मना किया था ना, लगता है आप मेरा मजाक उड़वा कर रहोगी, इस गंवार को पता नहीं क्यों ले आई। यशोदा देवी ने धीरे से कहा, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रही है। तो कृतिका ने मुंह टेढ़ा करके कहा, मम्मी कौवा कौवा ही रहता है, भले सफेद पानी में डुबकी लगा ले, कितनी भी तैयार हो जाए लेकिन रहेगी तो गंवार। उसकी यह बात सुनकर रागिनी ने सुन ली थी, मगर पति के कारण चुप रही। कुछ देर बाद सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी, मगर हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट कम पड़ गया। आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे और किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। उधर शिकायत आई कि वेटर कम है। अब तो कृतिका के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि अपने देवर की सगाई का पूरा इंतजाम उसने अपने सिर पर उठा लिया था। उसकी देवरानी और जेठानी दूर खड़ी देखकर हंस रही थी। तभी उसकी सास ने आकर गुस्से में कहा, बहू तुम पर भरोसा करके हमने गलत किया। इतने ऊंचे स्टेटस के लोग आए हैं, मगर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। क्या इसी के लिए तुमने कहा था कि मेरा इंतजाम देखते रह जाओगे? अब तो कृतिका की अकड़ धरी की धरी रह गई। वह सब संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर ठीक होने की बजाय सब बिगड़ रहा था। तभी रागिनी आगे आई। दीदी आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं। रागिनी ने फटाफट पंकज से कहकर कुर्सियों का इंतजाम करवाया और कुर्सियां आते ही रागिनी ने बड़े ही सम्मान के साथ सब लोगों को बैठा दिया। उसको सबसे इतने प्यार से बात करते देखकर सास और ननद दंग रह गई थी। फिर उसने पंकज के कुछ दोस्तों को बुलवाया और सबके साथ ट्रे लेकर सबको कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स सर्व करने में लग गई। बिगड़ी हुई स्थिति को उसने थोड़ी ही देर में संभाल लिया था। उसकी हर बात में उसका सलीका साफ नजर आ रहा था। स्थिति को कंट्रोल में देखकर कृतिका की सास ने रागिनी से आकर कहा, क्या बात है बहू हो तो ऐसी, हम तो घबरा ही गए थे और तुमने कितनी आसानी से सब संभाल लिया। तुम पहली बार मिली हो, मगर पहली बार में तुमने हमारा दिल जीत लिया। अपनी सास के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर पीछे खड़ी कृतिका तो देखती ही रह गई। लेकिन अभी तो कृतिका को और भी चौंकना बाकी था, क्योंकि जैसे ही देवर की ससुराल से सगाई वाले आए तो सबने देखा कि उनके साथ कुछ विदेशी मेहमान भी थे, जिन्हें देखकर कृतिका सोचने लगी कि इनसे अब बात कैसे की जाए। लेकिन वहाँ भी रागिनी ने सबको चौंकाते हुए बड़ी समझदारी से सबके साथ इंग्लिश में बात करते हुए उनको स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक सर्व की। उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी देखकर तो कृतिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे तो कृतिका ठेठ गंवार समझती थी, मगर आज उस गंवार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कृतिका कभी नहीं कर सकती थी। उसका मुंह तो खुला ही रह गया था, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, क्या हुआ दीदी, भरोसा नहीं होता ना कि जिसे गंवार समझती थी उसे ये सब कैसे आता है? दीदी केवल एसी का रिमोट चलाने से आदमी होशियार नहीं हो जाता। गांव की हूँ तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी तो हूँ और मैंने स्कूल में पढ़ाया भी है, तो ऐसे प्रोग्राम संभालना मुझे बखूबी आता है। आपने मेरा खूब मजाक उड़ाया, लेकिन ये मेरे संस्कार थे कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मगर आज आपको हर बात का जवाब मिल गया होगा। आपकी हर उस मजाक का जवाब और हर उस ताने का जवाब जो आपने मुझे दिया था। फिर तो कृतिका की नज़र झुक गई और वह अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होने लगी। यशोदा देवी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बहू हमने तुझको कितना गलत समझा था और तू क्या निकली। तो रागिनी ने हंसकर कहा, आप समझाने का मौका देती तो मैं समझा भी देती। यशोदा देवी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, मगर रागिनी ने तुरंत उनके हाथ थामकर कहा, मम्मी जी आपको गलती का एहसास है, मेरे लिए वही काफ़ी है। माफ़ी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। फिर तो कृतिका भी बोल पड़ी, भाभी मुझे माफ़ कर देना, बहुत मजाक उड़ाया आपका, मगर आज सच कहूँ तो मेरा ही मजाक उड़कर रह गया। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। रागिनी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, तब आपका वक्त था, आज मेरा है। तभी पीछे से पंकज आकर बोला, जिस भाभी पर तुम शर्मिंदा होती थी कृतिका, उसने आज साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। उसका ये रूप देखकर तो मैं भी दंग हो गया हूँ।
फिर तो कृतिका और यशोदा देवी नज़र झुकाकर खड़ी रह गई। जिसे वो हमेशा गंवार समझा, वो तो आज सबसे आगे निकली। सच तो यही था कि आज रागिनी ने सबके बीच में अपनी एक पहचान बनाई थी, जिसकी तारीफ किए बिना अब कोई नहीं रह सकता था।